हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जो लोग भी जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो जल्दी से जाएं और हमारे इस गाइडली के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैब एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर पता चलता रहे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को पीपीबी पढ़ाती हूँ जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर देख रहे हैं जिससे रिपीटेड मोड में प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर इसका सीरीज चल रहा है जिसका आज चैप्टर 3 मैंने स्टार्ट किया है। अब इसका पार्ट 1 है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी। तो इस पार्ट में हम जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देखेंगे। छोटा सा वीडियो होता है, बहुत लंबा ये वीडियो नहीं जाता है ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ पाओ। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ और एक ऐसा होमवर्क प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सको और बढ़िया तरीके से जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर हमेशा जो भी प्रीवियस सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा है उस सवाल का जवाब यहाँ पर देती हूँ, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फटका एंड सीआरएस। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर था डी, यानी कि अंडर द फटका एंड सीआरएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ओनली यूएस अकाउंट्स and are not required to report accounts of individuals taxable in other foreign countries। ये बिल्कुल ही गलत है। ये दोनों के लिए होता है, यूएस अकाउंट और जो इंडिविजुअल्स के रिपोर्ट अकाउंट होते हैं उनके लिए भी ये होता है। ठीक है, तो बाकी 3 स्टेटमेंट सही थे, लास्ट वाला हमारा गलत था। चलिए आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं केवाईसी नॉर्म्स के बारे में। तो ये जो केवाईसी पॉलिसी है क्यों आया, क्या क्या इसका प्रॉब्लम था, क्यों इसको लाने का, इसके पीछे का कारण क्या था। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके पीछे लाने का कारण था कि बचाया जा सके हमारे जो भी हमारे सर्विसेज होते हैं, बैंक के जितने भी सर्विसेज होते हैं उनको फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग से बचाने के लिए केवाईसी नॉर्म्स को लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? तो आरबीआई के द्वारा इस गाइडलाइंस को लाया गया और जितने भी बैंक्स हैं उनको मैंडेटरी किया गया कि जब भी कस्टमर्स कोई भी कस्टमर्स अकाउंट ओपन कराते हैं तो उनका यहाँ पर हम केवाईसी करेंगे, यानी कि नो योर कस्टमर्स। तो यहाँ पर केवाईसी उनका किया जाएगा टू अंडरस्टैंड कि उनका एड्रेस क्या है, उस कस्टमर्स की आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम मेनली देखने वाले हैं कि 3 की एस्पेक्ट्स पे केवाईसी नॉर्म्स फोकस करता है। कौन कौन सा एस्पेक्ट्स है? तो पहला होता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा है आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड तीसरा है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर। ठीक है, अब हम एक एक करके तीनों के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी की बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी कोई भी कस्टमर्स अकाउंट्स को ओपन करते हैं तो क्या क्या एक्सेप्टेंस पॉलिसी होती है। तो अगर कोई कस्टमर अकाउंट ओपन करा रहा है लेकिन उसका अकाउंट फेक है, एनोनिमस है या उसमें कोई भी नाम नहीं है, इस तरीके का अगर कोई अकाउंट है तो ऐसे अकाउंट्स को हम ओपन नहीं करते हैं। कोई भी कस्टमर अगर फेल हो जाता है अपने रिलायबल डॉक्यूमेंट्स को देने में, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, तो उस तरीके के भी कस्टमर्स का हम अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर्स होता है जिसमें हम कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन, सारी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जब भी किसी कस्टमर्स का ओपन करेंगे अकाउंट तो सीडीडी प्रोसीजर्स जो है फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई भी कस्टमर है ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, अगर यहाँ पर आता है अकाउंट ओपन कराने, तो भी यहाँ पर उनको पूरे के पूरे क्लियर रूल्स जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है आरबीआई के द्वारा उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई पेरेंट्स हैं अपने बच्चे का माइनर अकाउंट ओपन कराने जाते हैं, तो आपको पता है बच्चा बहुत छोटा है अभी, तो उनका तो डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकता है, यानी कि पैन वेरिफिकेशंस वगैरह होती है। तो यहाँ पर हम पेरेंट्स का पैन कार्ड लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो ये सारी चीजें हम जब भी किसी कस्टमर्स ऑन द बिहाफ ऑफ अदर कस्टमर्स अकाउंट्स ओपन करते हैं, जैसे हमारा पेरेंट्स हो गए, तो हम यहाँ पर सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अगर उस कस्टमर का नाम सैंक्शन लिस्ट से मैच नहीं कर रहा है तो हम इस तरीके के कस्टमर्स का अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। इसके अलावा वेरिफिकेशन प्रोसेस में आप देखेंगे अकाउंट जब ओपन होता है तो हमको पैन वेरिफिकेशन करना होता है कस्टमर्स का, और हम यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करते हैं अपने कस्टमर्स का।
कौन कौन से मैंडेटरी इंफॉर्मेशंस होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी केवाईसी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जब जो भी हम ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग के टाइम में लेते हैं, ये सारे के सारे, और इवन कस्टमर्स का कंसेंट, ये सब हमारे लिए ज़रूरी होता है जब हम कस्टमर्स का अकाउंट ओपन करते हैं। तो उस वक्त हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, कस्टमर का कंसेंट कलेक्ट करते हैं। अगर कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो यहाँ पर जो सीडीडी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होएगा, वो जितने भी जॉइंट अकाउंट्स होल्डर हैं, यानी कि 2 पर्सन के साथ है, 3 पर्सन, सबका यहाँ पर जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं, सबका यहाँ पर सीडीडी किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे, जैसे कोई मान लीजिए फार्मर है, ठीक है, अब फार्मर के पास पैन कार्ड नहीं है, ठीक, और वो चाहता है अकाउंट ओपन कराना। तो बैंक्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैंक्स यहाँ पर कस्टमर्स को सर्व करते हैं, तो क्या फार्मर्स का यहाँ पर अकाउंट खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा। जब जब उनके पास पैन कार्ड नहीं है तो हम यहाँ पर उनका स्मॉल अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस है कि हम किसी भी कस्टमर, जो भी कस्टमर हमसे सर्विस लेने आते हैं, हम सभी को यहाँ पर सर्विसेज देंगे, वेदर उनके पास पैन कार्ड है या नहीं है। नहीं है तो अलग क्राइटेरिया होता है, अलग लिमिटेशंस होते हैं, है तो उनका अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर कोई भी कस्टमर्स का अकाउंट क्लोज्ड हो सकता है, कब? जब उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है, कस्टमर्स अगर केवाईसी नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए पहले से कोई हमारा सेविंग अकाउंट होल्डर है, अब वो प्रॉपरली जो है केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है, यानी उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर वो गाइडलाइंस का वायलेशंस कर रहा है, तो उस टाइम पे बैंक क्या करेगी? बैंक एक प्रॉपर नोटिस दे देगी उस पर्टिकुलर कस्टमर्स को, और उनके अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के कुछ फैक्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम बात करेंगे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। अब कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन जानना तो बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कस्टमर है, क्या नाम है, क्या एड्रेस है उसका, किस तरीके का बिजनेस है, जानना तो ज़रूरी होता है ना, अगर हम किसी भी कस्टमर्स का अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कब कब रिक्वायर्ड होता है कस्टमर्स का आइडेंटिफिकेशन। जब सबसे पहला, जब हम उनका अकाउंट ओपन करते हैं। दूसरा, जब वो इंटरनेशनली ट्रांसफर करते हैं मनी को, लेकिन अगर वो नॉन अकाउंट होल्डर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर कोई नॉन अकाउंट होल्डर है, वो आ जाते हैं आपके बैंक में इंटरनेशनली मनी ट्रांसफर करने, तो आप उनका सीआईपी करेंगे। या कोई भी डाउट होता है कस्टमर्स पे, या बहुत ही लार्ज अमाउंट में आप देखेंगे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए लिमिट्स है 50,000 की, और अगर 50,000 से अबव कोई भी कस्टमर्स ट्रांजेक्शन्स करता है, तब आप उसका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करते हो। कोई वॉक इन कस्टमर्स है जो अचानक से आपके बैंक में आके ट्रांजेक्शन्स करता है, और उसके ट्रांजेक्शन्स की लिमिट अगर 50,000 से ज़्यादा होती है, तब भी आप सीआईपी करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज आपको दिखती है किसी भी कस्टमर्स के बैंक अकाउंट में, तब आप उनका सीआईपी करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जब भी सीआईपी करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। वेरिफिकेशन मेथड्स में क्या होता है, तो उस समय जब कस्टमर आपके अकाउंट में आते हैं, सॉरी आपके बैंक में आते हैं, तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हो, जो कि आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया हुआ आपका आइडेंटिटी होता है, उसको आप यहाँ पर वेरीफाई करते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर बैंक किसी भी थर्ड पार्टी कंपनीज का या थर्ड पार्टी के साथ अगर टाई अप करती है और आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशंस कराती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस उनको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब कस्टमर्स की वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी के थ्रू होती है, तो कोई भी अगर दिक्कत आती है तो यहाँ पे बैंक ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो रहा है तो यहाँ पर प्रिकॉशंस कॉशियस रहना बैंक को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर। अब क्यों ज़रूरी है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब किसी भी कस्टमर्स का अकाउंट ओपन करते हैं तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस जानना, ठीक है। इसके अलावा उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उनका एड्रेस क्या है, सारी चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, कस्टमर्स का आइडेंटिफाई करते हो, वेरीफाई करते हो उनकी आइडेंटिटी को, उनके एड्रेस को, इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस देखते हो, नेचर ऑफ बिजनेस देखते हो, कौन से लोकेशन से है, एक्टिविटीज़ क्या है, उसकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखते हो। तो जब कब सीडीडी कब रिक्वायर्ड होता है, तो सेम जब आप अकाउंट ओपन करते हो,
किसी भी कस्टमर का, या जब कोई भी बेनिफिशियल ऑनर है यानी कि रियल ऑनर है किसी भी कंपनी के अकाउंट का, ठीक है, तो हम उसके पूरे के पूरे डिटेल्स को यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। जो भी हमारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं, उनका हम यहाँ पर जो भी एडिशनल सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स होता है उनको हम क्रॉस वेरीफाई यहाँ पे करते हैं। तो कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं जब हम CDD करते हैं किसी भी कस्टमर का? तो पहला तो आपका आधार नंबर चाहिए या कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा रिसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए, पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 का यूज कर सकते हैं। और भी जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिजनेस के स्टेटस के बारे में जानना है, फाइनेंशियल स्टेटस किसी कस्टमर का जानना है, तो हम इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। तो अब बात आती है कि ये जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो आपका देखिएगा पासपोर्ट है, DL है, आधार नंबर प्रूफ है, वोटर ID है, जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा, इसके अलावा NPR लेटर विद द नेम एंड एड्रेस। तो ये सारे आपके एक्सेप्टेड OVD होते हैं फॉर KYC। अब एग्जाम में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन सा एक्सेप्टेड OVD है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर एड्रेस प्रूफ की बात की जाए तो एड्रेस प्रूफ में कौन कौन सी आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं? तो यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोनिक बिल्स दे सकते हैं, लेकिन ये नॉट ओल्डर देन 2 मंथ, 2 मंथ से ज़्यादा पुराना ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट दे सकते हैं आप, PPO का आप यहाँ पर रिसिप्ट दे सकते हैं, या एम्प्लॉयर ने जो भी आपको इशू किया है एकोमोडेशन लेटर्स या रेंटल एग्रीमेंट्स को आप दे सकते हैं। अगर फॉरेन नेशनल की बात की जाए तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके होम कंट्री के होंगे एंड द लेटर फ्रॉम देयर एम्बेसी, ये आप सबमिट करते हो। अगर किसी भी कस्टमर्स का नाम चेंज हुआ है, होता है ना बहुत टाइम कि हम अपने नाम के साथ या तो टाइटल जोड़ लेते हैं या कोई नाम हमारे लिए अच्छा नहीं होता तो हम नाम को चेंज कर देते हैं। तो उस केस में अगर कोई कस्टमर्स का हमको ड्यू डिलिजेंस करना होगा तो हमें उनका OVD चाहिए जिसमें उनका पहले तो प्रीवियस नेम हो, साथ के साथ उनका मैरिज सर्टिफिकेट और गैजेट्स का नोटिफिकेशंस वहां पर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो आधार बेस्ड KYC हम नॉर्म्स करते हैं तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? तो सबसे पहले हम आधार को कब यूज कर सकते हैं? तभी यूज कर सकते हैं जब हमको यूज कर सकते हैं विद द कस्टमर कंसेंट। जब तक कस्टमर का कंसेंट नहीं आएगा हम उनको यूज नहीं करेंगे। आप इसमें देखेंगे कि हम 4 डिजिट जो लास्ट का होता है उसको हम रिकॉर्ड में रखते हैं। बायोमेट्रिक्स आप लेते हो, EKYC ऑथेंटिकेशन जब भी किसी कस्टमर्स का करते हो तो बायोमेट्रिक्स वगैरह आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर्स का सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए होता है ऑफ द करंट एड्रेस। अगर रिक्वायर्ड है तो हम यहाँ पर करंट एड्रेस का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी मांगते हैं कस्टमर से। ये तो हो गई CDD की प्रोसीजर। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सा रेस्ट्रिक्शंस होता है अगर नॉन फेस टू फेस कस्टमर है। तो आप देखेंगे उनका जो टोटल बैलेंस लिमिट होता है एक्सीड नहीं करना चाहिए 1 लाख से ज्यादा, ठीक है। अगर वो एक्सीड करता है तो जो भी अकाउंट्स होगा वो नॉन ऑपरेशनल हो जाएगा जब तक आप OVD सबमिट नहीं करते हैं। क्रेडिट लिमिट की बात की जाए तो जो फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। बोरोवर लिमिट्स की बात की जाए यानी कि टर्म लोन्स अलाउड होते हैं लेकिन उसमें भी आपके लिमिट्स होते हैं 60,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। वैलिडिटी पीरियड की बात की जाए तो मैक्सिमम 1 साल की आपकी इसमें वैलिडिटी पीरियड होती है और उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर फुल कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, ठीक है। अगर OVD और CDD कंप्लीट नहीं हो रहा है विद इन दिस 1 ईयर तो जो भी डिपॉजिट अकाउंट्स होगा उसको क्लोज कर दिया जाएगा और कोई भी फर्दर आप देखेंगे डिसबर्सल्स नहीं होगा इस अकाउंट में। डिक्लेरेशन रिक्वायरमेंट के केस में क्या होता है कि कस्टमर्स यहाँ पर डिक्लेयर करती है कि वो ओपन नहीं करेंगे किसी भी अनदर अकाउंट्स को यूजिंग दिस मोड एट एनी अदर बैंक और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो ये इनका डिक्लेरेशन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिया जाता है। तो ये सारे आप नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स के कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो यहाँ पर कस्टमर्स को भी फॉलो करने होते हैं, साथ के साथ बैंक्स को भी फॉलो करने पड़ते हैं एज पर द RBI गाइडलाइंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताया है KYC नॉर्म से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी ऑफ अ बैंक शुड स्टेट that the bank will not open an account, 4 options है, which is operated by a third person on the behalf of the account holder, B for a professional's intermediary for its client, C in बेनामी name and D without a PAN। तो मैंने आपको यहाँ पर ये सारी चीजें बताई है कि CAP कब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन C, यानी कि अगर कोई बेनामी नेम है, बेनामी का मतलब जिसका कोई नाम ही नहीं है, तो वैसे कस्टमर्स का हम अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ द फंड। तो कितना फंड ट्रांसफर होगा, तो हम यहाँ पर CIP करेंगे। मैंने आपको बताया है 4 ऑप्शंस है, ₹50,000 एंड अबव, ओवर, ग्रेटर देन 50,000, एनी वैल्यू एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। चैट सेक्शंस में आप लोग इसका जवाब दीजिए। गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए और बढ़िया तरीके से यहाँ पर जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको। कमेंट भी दे सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शंस में पूछे, फीडबैक भी दे सकते हैं, कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।